चलिए, इससे पहले आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, ठीक ना, और हम लोग अब पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो सबसे पहले एक बात बता दें आप लोगों से कि गॉस जो थे वो मैथमेटिशियन थे, ठीक ना। क्या थे? मैथमेटिशियन। और मैथमेटिशियन का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को सॉल्व करना। तो आपने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलॉम्स लॉ से जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे। जब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाता था, जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, ये कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इस पे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से मैं पूछता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पे, तो निकालने में आपको दिक्कत होता था। या मैं किसी रिंग के बारे में बोलता था कि ये एक रिंग है और इस रिंग पे क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं। पहले तो सब ये जान लीजिए कि गॉस लॉ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, जबकि गॉस लॉ इसलिए बनाया गया है कि आपको आसान हो जाए। कूलॉम्स लॉ में जो दिक्कत होता था, इंटीग्रेशन करना पड़ता था, जैसे इसके वजह से हम लोग क्या करते थे, एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे P पता करना होता था, P पे इंटेंसिटी E पता करना होता था, तो आप लोगों को दिक्कत होता था। कोई रिंग ले लेंगे, रिंग के वजह से हम लोग बोलेंगे कि इस रिंग पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वजह से क्या कीजिए, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए P पॉइंट पे। तो इसको सॉल्व करना दिक्कत होता था। तो गॉस ने क्या किया, आपके काम को आसान कर दिया और एक ट्रिक दे दिया। गॉस ने क्या किया, एक ट्रिक दिया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ये इन सब को के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं और फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो बस गॉस का लॉ क्या है, एक ट्रिक है जिसको लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो डरना नहीं है गॉस के लॉ से। और गॉस के लॉ को पढ़ने के लिए, जैसे आप लोग मैथ में कुछ ट्रिक लगाते हैं, तो ट्रिक लगाने के लिए कुछ चीज़ें जाननी पड़ती है, वैसे ही गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमको 3 चीज़ें जाननी पड़ेगी। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ है? तो पहला जो आपका है, पहला जो टर्म आता है एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना है? एरिया वेक्टर, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो गॉस के लॉ को लगाना कैसे ये भी जान जाएंगे, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है। दूसरा, गॉस लॉ तो पढ़ेंगे ही, इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। तो एरिया वेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा हमको पढ़ना है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है। जब ये तीनों हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको गॉस लॉ लगाना आ जाएगा। और जब गॉस लॉ लगाना आ जाएगा तो जो मैंने बताया था ना आपको कि ऑब्जेक्ट अगर एक्सटेंडेड हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके वजह से इंटेंसिटी पता करने आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो होगा क्या होगा, एरिया वेक्टर, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर गॉसियन सरफेस। ये तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन बात ये आता है कि गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात क्या आता है कि गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी गॉस लॉ। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि वाई डू वी स्टडी गॉस लॉ। अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या राइज होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हम लोग गॉस लॉ क्यों लगाते हैं, ठीक ना। वाई डू वी स्टडी गॉस लॉ, वाई डू वी स्टडी गॉस लॉ, ठीक है। वाई डू वी स्टडी गॉस लॉ, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं हम लोग गॉस के लॉ को, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि लिखूंगा अगर बोर्ड में तो आप लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग देखिए, वाई डू वी स्टडी गॉस लॉ, ठीक ना। तो गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं? इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्या होता है, यह बहुत आसान होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर ले, किसका यूज़ करके, कूलॉम्स लॉ का यूज़ करके। किसके लिए? पॉइंट चार्ज की वजह से। बट इफ़ चार्ज इज एक्सटेंडेड, लेकिन अगर चार्ज को क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको बिखेर दिया जाए, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तब ये मुश्किल हो जाता है, जो कि आपने क्लास में देखा था। बहुत लोगों का हालत ख़राब हो गया था, ठीक ना। कितने लोगों को तो समझ में नहीं आया था, ठीक ना। तो इसीलिए क्या किया, इसीलिए कौन, सो गॉस हैज़ अ गिवन अ मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस ने क्या किया, एक आपको ट्रिक दिया। ये मैथमेटिशियन थे, ठीक ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, आसान कर दिया कि आप लोग क्या करेंगे, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गया।
तो आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं। पहली बात ये जान लीजिए कि गॉस का लॉ क्या है। इंटेंसिटी का को पता करने का क्या है, एक आसान तरीका है, ट्रिक समझ लीजिए, ठीक ना, और कुछ नहीं समझना है, नहीं तो गॉस का लॉ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इस ट्रिक को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, ठीक ना। तो इसको मिटा रहे हैं, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, एरिया क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पढ़े थे ना कि एरिया क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अब से जान लीजिए कि ज़रूरत के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा एरिया जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा एरिया जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक ना। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। जब ये तीनों चीज पढ़ लेंगे हम लोग, तीनों टर्म पढ़ लेंगे, तब गॉस लॉ पे जाएंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन एरिया ऑफ एनी सरफेस इज रिप्रेजेंटेड as magnitude as well as direction, then it is called area vector, then it is called area vector। मतलब क्या होता है, when area is of any surface is represented by magnitude as well as direction, then it is called area vector। जैसे मान लीजिए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो it is represented by वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बात समझ में आ रहा है। और इसका अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, तो ये हमारा एक एरिया है व्हाइट बोर्ड, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया मान लीजिए ए है, और एरिया वेक्टर का के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो जो वेक्टर ए होगा, इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन वाला वेक्टर ले लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर एन ले लिए। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं पूछूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसका एरिया, एरिया क्या होगा ए, और इसका डायरेक्शन बताना है तो एन कैप। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो एरिया वेक्टर और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक ना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए एग्जांपल, ये सब आप लोग लिख लेंगे। एन क्या है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। और एन क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। ये सब मैं लिखवाऊंगा, इसके बाद मैं नोट में लिखवाऊंगा सब कुछ, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक ना, ये एक यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। मिटा दे इसको, जगह है ना उधर, इसको मिटा दे। यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने 11th में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ठीक है।
और ये क्या, ठीक ना। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब बताइए, ये मान लीजिए एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2 और ये एरिया नंबर 3, ठीक है। या मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कि इसका जो लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, ठीक ना। तो आपको इस 1 वाले फिगर में, इस 2 वाले फिगर में और 3rd वाले फिगर में एरिया वेक्टर बताना है। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एरिया वेक्टर जो a का होगा 1 का, वो क्या होगा बताइए। मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन बताना है। तो एक बात बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस प्लेन में, ध्यान से समझिए, इस प्लेन में, ये इस प्लेन में है, तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस आता है, वाई, जेड एक्सेस। जेड एक्सेस परपेंडिकुलर है ना, और जेड एक्सेस के डायरेक्शन में हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई, जे या के। तो के लेते हैं, इधर के डायरेक्शन में के लेते हैं, इसमें आई और इसमें क्या लेते हैं, जे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 के कैप। बात समझ में आ रहा है। ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेस क्या होगा, जेड होगा। तो जेड ही क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा इस एरिया वेक्टर का। जैसे इस 2 वाले में देखिए, A2 में, ठीक है, A2 में देखेंगे तो आप बताइए क्या होगा। ये कौन से प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर किस में आएगा, एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, आई वाले डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में, आई एक्स डायरेक्शन में आएगा कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप। मेरा बात समझ में आ रहा है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो ये जब वाई जेड प्लेन में है तो एक्स वाला क्या आएगा, एक्स वाला इसके परपेंडिकुलर होगा, और एक्स में हम लोग क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई लेते हैं। फिर ऐसे ही A3 निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 निकालेंगे एरिया वेक्टर, तो बताइए ये भी 8 आएगा, 8 आएगा। और इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, वाई वाला होगा कि नहीं। ये देखिए, ये इस प्लेन में है, नीचे वाले प्लेन में, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर होगा ऐसे, तो वाई वाला होगा ना। वाई में क्या लेते हैं, जे को। तो ये बात समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन से समझ में आया। ऐसे एक और क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्लियर होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल्स है और इसे समझ में आना चाहिए क्लियरली, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है और इसको आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद करेंगे, ठीक। तो हमारे पास एक सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है, ठीक ना। ठीक, और आप लोगों को बताना है, ये x हो गया, ये y और ये z, इसका रेडियस 2 मीटर है। सबका एक ही तरह का सर्कल है, ये इसका भी रेडियस 2 मीटर है, इसका भी रेडियस 2 मीटर, ठीक ना। आपको सबका ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। आपको बताना है कि एरिया वेक्टर इन सबका क्या होगा, ठीक ना। आपको क्या बताना है, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर बताना है आपको, ठीक है। इन तीनों का एरिया वेक्टर क्या होगा, ठीक ना। तो ये आप लोग बताइए और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, तो आप लोग नोट में क्या करेंगे, नोट में ये बात लिख लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक बात बताइए आप लोग, आपको ऑलवेज प्लेन सरफेस तो मिलेगा नहीं। अच्छा, प्लेन, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, तो इन प्लेन में हर एक जो पॉइंट पे आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन आपको एक ऐसा सरफेस मिल जाए जो क्या हो, प्लेन ना हो, तो क्या होगा, अगर वो सरफेस रफ होगा तो हर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो
नोट में ये पहला बात और नोट में एक दूसरा बात ये लिखेंगे कि क्या होगा अगर सरफेस क्या है, सरफेस आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक ना, अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, व्हेन सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म देन वी टेक स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक ना, व्हेन सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म then we take small area vector ये बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है ऐसे, अब इस सरफेस में क्या है, इस सरफेस में एक तरह तो है नहीं है, कहीं पे टेढ़ा है कहीं पे कुछ भी है, तो अगर इसमें एरिया वेक्टर लेना होगा तो पूरा का डायरेक्शन तो एक तरफ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा एरिया वेक्टर लेंगे, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये एक छोटा सा एरिया वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये छोटा सा एक एरिया वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो अब एरिया वेक्टर क्या करेंगे हम लोग, जब सरफेस एक जैसा ना हो, प्लेन ना हो, तो हम लोग एरिया वेक्टर को कैसे लेते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं हम लोग, उसको उसका एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता चल जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक आपके पास ये है, अब बताइए अब इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, या फिर ये ले लीजिए, इसको छोड़िए, ये देखिए ये आपके पास 3D सरफेस है, अब इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो जो ये ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये साइड वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा, नीचे वाले का इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, इसका इधर होगा, उसका पीछे होगा। तो बात समझ में आ रहा है। एरिया वेक्टर को अगर आप लोग क्या बॉडी का स्ट्रक्चर 3D हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, तो आप लोग छोटे छोटे क्या कर लेंगे, एलिमेंट्स में तोड़ लेंगे और उसका एरिया वेक्टर निकालेंगे। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब छोटे एलिमेंट्स में तोड़ते हैं तो फिर जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जोड़ने के लिए मैथ का यूज़ करते हैं। कौन सा मैथ, इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक ना। आप पहले इसको क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि फिजिक्स में मैथ लगाना आना चाहिए, ठीक ना। और जिसको फिजिक्स में मैथ लगाना नहीं आएगा उसको फिजिक्स नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि आप लोग इंटीग्रेशन से ही प्रूफ करेंगे इसको। इंटीग्रेशन में आप लोग जितना मैथ में टफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उतना टफ यहाँ पे यूज़ नहीं होता, एकदम नॉर्मल यूज़ होता है, लेकिन लगा नहीं सकते हम लोग, लगाने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसी लगाने को सीखना है हम लोग को, गॉस लॉ कैसे लगाया जाता है। तो इंटीग्रेशन में बात ये आता है कि पहले जैसे यहाँ पे 4-5 हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट मिलेगा, तो 4-5 को इंटीग्रेशन के तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आया ना। ये हमारे पास, और इसको छोटे एलिमेंट्स को DA से रिप्रेजेंट करता है, DA वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करता है, DA से। बात समझ में आ रहा है। ये सभी क्या है, DA वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर का स्मॉल कंपोनेंट। अब क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट नोट में लिखेंगे कि अगर क्या हो, ये सरफेस क्या हो, एक क्लोज सरफेस हो। अगर ये सरफेस क्लोज होगा तो क्या करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन अगर वो सरफेस क्लोज हो, 3D सरफेस हो, तो क्या करेंगे, तो उसका एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्लोज इंटीग्रल करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज, ये देखिए ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज का साइन लगा देते हैं, इस गोले को लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। और ये DA, क्लोज इंटीग्रेशन DA, ये किसके बराबर होता है, टोटल एरिया वेक्टर के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा, तो DA प्लस DA प्लस DA प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग एक नोट में एक और बात लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, ठीक ना। व्हेन सरफेस इज क्लोज्ड देन we take close integration of area vector या हाँ एरिया वेक्टर लिख लेंगे, एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। अगर सरफेस क्या हो, क्लोज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स को लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन ही है, बस ये आपको बता रहा है कि वो सरफेस क्या है, क्लोज है। ये गोला जो है ना, ये केवल आपको इतना बता रहा है कि वो सरफेस क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे एक पॉइंट है उसको देखते हैं। चलिए तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए एक स्फेयर दे दे आपसे, ये स्फेयर है ठीक ना, इसको सर्कल मत समझिएगा, स्फेयर है ठीक ना, तो इसका रेडियस आपसे r दे दे ठीक है, और आपसे पूछे कि बताइए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। तो बात समझिए ध्यान से कि अगर आपसे मैं पूछूं डी ए क्या होगा, ठीक है, और मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रल डी ए वेक्टर क्या होगा, दोनों आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, इसका छोटा छोटा एलिमेंट्स लेके क्या कर देना, उसको जोड़ देना है। तो बताइए अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे और मैं यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लगाया हूँ, तो यहाँ पे किसको जोड़ने की बात हो रही है, इसके मैग्नीट्यूड को। और आपको पता होना चाहिए गोले का जो क्या होता है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें वेक्टर लगा हुआ है ठीक ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। कैसे 0 हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लेंगे ठीक, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और उसके सामने इधर लेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, फिर यहाँ से ये होगा। तो बात समझ में आ रहा है, यानी क्लोज इंटीग्रेशन का जो क्या होता है एरिया वेक्टर होता है वो 0 होता है। क्लोज इंटीग्रेशन का एरिया वेक्टर 0 होता है, किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर 0 होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक क्यूब है ठीक ना, इसका एरिया ए है, इसका साइड ए है स्मॉल ए, तो बताइए इसका क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। मैं ऐसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ, ये पहला क्वेश्चन है, और ये दूसरा, ये डी ए आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसका, अगर मैं केवल डी ए पूछूं तो एरिया इसका क्या होगा, होता है ए क्यूब, तो ये आंसर हो जाएगा ए क्यूब। लेकिन मैं यही क्लोज इंटीग्रल डी ए पूछूं वेक्टर लगा के, तो आप क्या बोलेंगे 0। तो ये बात समझ में आ रहा है। इसमें और भी कुछ एरिया वेक्टर, इतना ही नहीं है, मैं और भी सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, फिर इसमें फ्लक्स पढ़ेंगे और उसके बाद आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गॉस लॉ लगाया कैसे जाता है। तो गॉस लॉ बहुत आसान है और ये आपकी आसानी करने के लिए आया, ना कि टफ करने के लिए, क्योंकि गॉस लॉ लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल जान लीजिए कि ये मैथ की तरह ट्रिक है, और वो मैथमेटिशियन थे इसीलिए इन्होंने ये सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, तब हमारा होगा ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं ठीक ना, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स लिखने के लिए ठीक है।